हेलो हेलो। वंस अगेन हेलो एंड वेलकम। आज की क्लास शुरू करते हैं। धीमे धीमे सुनाई देना बढ़ता जाएगा। पहला क्वेश्चन सब लोगों ने कर ही लिया है ना। पहले क्वेश्चन में ऐसा था कि अपन को वर्क का साइन पता करना था। वर्क का साइन अपन ये अपन पता करते हैं इस चीज़ से कि जो वर्क होता है वो वर्क होता है एफ एस कॉस थीटा। तो अगर कॉस थीटा पॉजिटिव है तो वर्क पॉजिटिव होगा, अगर कॉस थीटा नेगेटिव है तो वर्क नेगेटिव होगा। अगर थीटा एक्यूट है तो वर्क पॉजिटिव होगा, अगर थीटा ऑब्ट्यूज है तो वर्क निगेटिव होगा। ये पढ़ रखा है अपन ने। इसी बात पर बेस्ड पहला क्वेश्चन है। पहला कह रहा है कि वर्क डन बाय अ मैन इन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ अ वेल बाय मींस ऑफ अ रोप टाइड टू द बकेट। अब आप एक रस्सी से पकड़ के एक बाल्टी को ऊपर खींच रहे हैं, तो टेंशन किधर लग रही है? ऊपर। डिस्प्लेसमेंट भी किधर है? तो वर्क कैसा होगा? तो पहले का आंसर पॉजिटिव है। आओ, चाहो तो आप अपने बुक में भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। दूसरा है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन द अबव केस। ग्रेविटी किधर लग रही है? डिस्प्लेसमेंट किधर है? तो वर्क कैसा है? नेगेटिव। कोई डाउट तो नहीं? तीसरा है वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। अगर आप देख रहे होंगे तो ये इंक्लाइंड प्लेन पे एक बॉडी है जो नीचे खिसक के आ रही है, तो इसका फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? पीछे। वेलोसिटी अगर नीचे है तो डिस्प्लेसमेंट भी नीचे। तो इस डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन के बीच का एंगल कितना है? 180। तो वर्क कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। तो इसका आंसर हो जाएगा नेगेटिव। तो तीसरा भी नेगेटिव। डी कह रहा है वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक फोर्स आपने लगाई एक बॉडी पे जो रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है। ये ऐसा कह रहा है कि एक बॉडी है, इस बॉडी पे तुमने फोर्स आगे लगाया, लेकिन इस फोर्स के लगाने से इस बॉडी के पास एक्सेलरेशन नहीं आया। इसका मतलब ये फोर्स पीछे लगने वाले फ्रिक्शन के बराबर रहा होगा। तभी ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि जो एफ नेट हो जाएगा वो हो जाएगा एफ माइनस एफ, जो कि कितना है? जीरो। यही तो कह रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है। अच्छा, फोर्स इधर है तो जाएगा भी इधर। तो डिस्प्लेसमेंट और ये जो एक्सटर्नल फोर्स है इनके बीच का एंगल कितना है? जीरो। अगर इनके बीच का एंगल जीरो है तो वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव। तो इसका आंसर हो जाएगा पॉजिटिव। समझ में आ गया? फिर कह रहा है वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर ऑन अ वाइब्रेटिंग पेंडुलम इन ब्रिंगिंग इट टू द रेस्ट। अगर एक रेजिस्टिव फोर्स हम लगाएं एयर का और वो पेंडुलम रेस्ट पर आ जा रहा है, तो रेजिस्टिव फोर्स है तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट ही लग रहा होगा, क्योंकि नाम ही रेजिस्टिव है। तो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लग रहा होगा, तो डिस्प्लेसमेंट और इस रेजिस्टिव फोर्स के बीच का एंगल कितना होगा? तो वर्क कैसा होगा? नेगेटिव। तभी वो जीरो हो पाएगा। सही बात है। तो सभी समझ में आ गए होंगे। किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अ बॉडी ऑफ मास 2 kg initially at rest moves under the action of an applied horizontal force 7 न्यूटन। एक बॉडी है 2 kg की। क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा कह रहा है कि एक बॉडी है 2 kg की, इस 2 kg की बॉडी पे 7 न्यूटन फोर्स लग रहा है और सरफेस और इसका म्यू 0.1 है। ठीक है। बोला वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में कितना वर्क करेगा ये फोर्स, ये हमसे जानने की इच्छा रखता है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन 10 सेकेंड, वर्क डन बाय नेट फोर्स इन 10 सेकेंड एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन 10 सेकेंड। चार क्वेश्चन उसने हमसे पूछे। तो आओ एक एक करके समझें। सबसे पहली बात है कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो आपसे हो जाना चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। और है बहुत आसान। क्या कह रहा है? हमें ये चेक करना है कि मूव कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसके पास एक्सेलरेशन इधर आएगा। तो हम इस पर लिखेंगे एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये आगे जाने की टेंडेंसी है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को लिमिटिंग, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं।
जिसकी डेफिनेशन भी बहुत बच्चों ने गलत लिखी थी। तो हो जाएगा म्यू इंटू एन, म्यू की वैल्यू 0.1, नॉर्मल एम जी के बराबर हो जाएगा, मतलब 2g। मैं जी की वैल्यू 10 मान के कर रहा हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई 2 न्यूटन। तो 7 न्यूटन आगे, 2 न्यूटन पीछे, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 2, मास इज 2 इज इक्वल टू ए, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 5/2, मतलब 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना चमक गया क्वेश्चन। फिर इसके बाद हमसे कह रहा है कि ये बताओ 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, क्योंकि वर्क निकालने के लिए तुमको डिस्प्लेसमेंट तो चाहिए। तो मैं लगाऊंगा S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऐसा मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट आया है 2.5, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, प्लस हाफ एक्सेलरेशन इज 5/2 एंड टाइम इज 10 का स्क्वायर, क्योंकि 10 सेकंड में निकालना है। तो ये मैं निकाल लिया डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकंड। ये हो जाएगा तुम्हारे पास, 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 डिवाइडेड बाई 4 25, 25 इंटू 5 होता है 125। तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट भी आ गया। अब मुझे फ्रिक्शन पता है, मुझे ये वाला डिस्प्लेसमेंट पता है, मुझे ये वाला फोर्स पता है। अब मुझे सबका वर्क लिखना है, तो आओ वर्क लिखना शुरू करें। क्या इसको मिटा दूं? देखिए, तो मैं सबसे पहले देख रहा हूँ वर्क डन बाई दैट फोर्स एफ, दैट इज एफ एस कॉस 0 डिग्री। तो जो फोर्स लग रहा है इस पे, वो फोर्स की वैल्यू है 7, डिस्प्लेसमेंट 125 इंटू 1। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ रहा है सॉल्व हो गया? हाँ, 875। ऐसा बच्चे बोल रहे हैं कि सर 875 न्यूटन जूल आ रहा है। फिर हमसे पूछा वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स, तो हम लिखेंगे एफ एस कॉस कितना, 180 डिग्री, क्योंकि फ्रिक्शन पीछे है, डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है 2, डिस्प्लेसमेंट इज 125 एंड इट इज -1। तो 25 दूनी होते हैं ये 125 दूनी होते हैं 250, तो माइनस का 250 जूल। 10 सेकंड में दोनों डिस्प्लेसमेंट पता चल, दोनों वर्क पता चल गए। अब तीसरे वाले पार्ट में अगर तुम देखोगे तो पूछ रहा है वर्क डन बाई नेट फोर्स। तो नेट फोर्स का अगर वर्क निकालना है तो देखो, तुम या तो बोल दो वर्क डन बाई एफ प्लस वर्क डन बाई एफ, यही तो पूछ रहा है तुमसे, हाँ या ना। या दूसरे शब्दों में ऐसा बोल सकते हो, वर्क डन बाई नेट फोर्स। तो वो हो जाएगा एफ नेट एस इंटू कॉस थीटा। एफ नेट की वैल्यू है 5, 7 माइनस 2, डिस्प्लेसमेंट है 125, और इनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो 125 इंटू 5 कितना होता है, 625। तो 625 जूल आंसर आ गया। इन दोनों को ऐड करो, 625 आ रहा है क्या, हाँ या ना। क्योंकि देख, इस बॉडी पे लगने वाले दो ही तो फोर्स हैं, एक कैपिटल एफ और एक स्मॉल एफ। इन दोनों का नेट निकालो या नेट फोर्स निकाल के वर्क निकालो, आंसर तो सेम ही आना चाहिए। नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि तुम इसका वर्क अलग निकाल लो, इसका वर्क अलग निकाल लो, दोनों को जोड़ दो तो भी नेट वर्क डन, नेट वर्क आएगा। या नेट फोर्स निकाल लो 7 - 2, फिर वर्क निकालो तो भी आंसर सेम आएगा। बात लॉजिकल लग रही है? ठीक है। फिर इसके बाद चौथे पार्ट में उसने बोला है कि एक बात बताओ, 10 सेकंड में काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हुआ। वो बच्चे बड़े भोले हैं जो इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इन 10 सेकंड। हमको पता है वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस बराबर होता है चेंज इन, मतलब वर्क डन बाई कैपिटल एफ प्लस वर्क डन बाई माइनस आर है, नहीं नहीं नहीं, वर्क डन बाई फ्रिक्शन, दो ही फोर्स है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज 875 माइनस 250 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी अगेन 625 जूल। समझ गए बात को? चाहे तो आप लोग छाप सकते हैं, जिन लोगों से नहीं हुआ था वो लोग सॉल्व करके देख सकते हैं, छाप सकते हैं।
हो गया था। अंतर्जोत आप आए क्यों नहीं थे? बेटे, कहाँ थे? कितने दिन के लिए गए थे? 3 दिन के लिए? और एक्चुअली तुम्हारे स्कूल वाले तुम्हें कहाँ ले गए? एम्बेसी लेके गए? क्या कराने? आपका स्कूल जीत गया? क्या इवेंट था? आपका क्या टॉपिक क्या था? वुमेन एम्पावरमेंट। आपने लिखा? अच्छा, चलो भाई। वुमेन एम्पावरमेंट, क्या मतलब समझते हैं आप लोग वुमेन एम्पावरमेंट का? मतलब जैसे मान लो कहीं लड़ाई हो रही हो, पिटने का नंबर आए तो लड़कियों को आगे कर देने का, ऐसा? ये वुमेन एम्पावरमेंट है? ये क्या आगे बढ़ा देना कहीं भी? नारी शक्ति। और कोई कुछ प्रकाश डालना चाहेगा? नहीं, मैं तो भाई एकदम अज्ञान अबोध बालक हूँ, मुझे नहीं पता है। मैं तो आप लोगों से सीख रहा हूँ। हाँ भाई, वुमेन एम्पावरमेंट का क्या मतलब है? और हाँ? लड़कों से पूछें? हाँ भाई, लड़कों तुम बताओ, ऐसा लड़कियां कह रही हैं। वुमेन एम्पावरमेंट का क्या मतलब है? मतलब शब्द का अर्थ नहीं पूछ रहे हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ कि आखिर ऐसी क्या एम्पावर करना है वुमेन को, जिससे शब्द निकला है वुमेन एम्पावरमेंट। आप तो अभी 11th में आ गए, आपकी बुद्धि तो विकसित हो गई है। समाज के बारे में आप लोग काफी चीज समझना शुरू कर दिए होंगे। अच्छा, आपकी नहीं हुई? अच्छा, चलो ठीक है, तुमने तो ऐसे लिखा ही है। अच्छा, तुम्हारे स्कूल वाले लिखा, तुमने पढ़ा क्या लिखा था उसमें? इक्विटी नहीं मिलती? सैलरी में भी डिफरेंस होता है? अच्छा, और क्या होता है? बस? इसके काउंटर आर्गुमेंट नहीं पूछे गए क्या तुमसे? ठीक, चलो चलो, धीमे धीमे आपका भी ज्ञान बढ़ेगा समय के साथ जीवन में। मैं मेरा कोई ओपिनियन है ही नहीं। ना मैं कभी अपोज करता किसी चीज को, ना मैं सपोर्ट करता। आ? मेरे इसके बारे में भी कोई ओपिनियन नहीं है। देखो, जब आपके पास थोड़ा ज्ञान ज्यादा आने लगता है, तो आपके ओपिनियन खत्म होने लगते हैं। आपको कभी भी फिर ब्लैक एंड व्हाइट चीजें दिखना खत्म हो जाएंगी। फिर आपको ग्रे दिखाई देगा। ये सही है, गलत, ऐसा दिखना ही बंद हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि यार ये भी सही है, ये भी सही है। और उसी मोमेंट पे आपको ये भी फील होगा, इन आर्ग्यूमेंट्स पे ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो आप किसी का पक्ष नहीं ले पाएंगे। वो ऐसे लोगों के लिए बात है जो थोड़े ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा विचारते हैं। देखो, जो लोग कम विचारते हैं ना, वो हमेशा पार्टी ए पार्टी बी, टीम ए टीम बी, वो हमेशा चूज कर लेंगे। जो लोग ज्यादा नहीं, जो बहुत ज्यादा विचारते हैं ना, वो कभी टीम नहीं चूज कर सकते। इसीलिए आपने देखा होगा कि दुनिया में जितने भी महान लोग हैं, उनका कोई ग्रुप नहीं है। वो सब इंडिविजुअल एंटिटी है। ऐसा तो मैंने नहीं बोला। ये अपना अपना परसेप्शन है। आ? साइंस से दिमाग खुलता है। हाँ, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो फिजिक्स का स्टूडेंट होने के नाते दिमाग तो खुलता ही है। अब जैसे ये अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पढ़ के तुम लोगों से हुआ ही नहीं होगा, तुम्हें समझ नहीं आया होगा क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक चित्र दिया है बगल में 5.11,
वो कह रहा है कि एग्जाम्पल ऑफ सम पोटेंशियल एनर्जी फंक्शंस इन वन डायमेंशन। तो ये जो राइट साइड जितने भी फिगर बने ये सारे पोटेंशियल एनर्जी दे रखी हैं, जो इसने वी से डिनोट किया है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी को सब जगह यू से डिनोट करते हैं। एनसीईआरटी वाले थोड़े से अलग तरीके से चलते हैं, तो परेशान नहीं होना है। जनरली वी को हम पोटेंशियल से डिनोट करते हैं, यू को पोटेंशियल एनर्जी से डिनोट करते हैं। खैर, द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंडिकेटेड अ क्रॉस ऑन द ऑर्डिनेट एक्सिस। इस ऑर्डिनेट एक्सिस पे क्रॉस लगा हुआ है, यहाँ इसकी टोटल एनर्जी है, और ये जो वी नॉट है ये इसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, और वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी है। इन ईच केस स्पेसिफाई द रीजन्स if any in which the particle cannot be found for the given energy। ऐसे रीजन पता कीजिए जहां पर पार्टिकल है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे ग्राफ में दे रखा है। Also indicate the minimum total energy of the particle must have in each case। Think of simple physical contexts for which these potential energy shapes are relevant। चलो मैं समझाना शुरू करता हूँ, आप लोग अभी समझ जाएंगे, आसान बात है। ये सब पढ़ने से पहले एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी हमने क्या पढ़ी थी बेटा? बोलना, शर्मा क्यों रहा है? हाफ एम वी स्क्वायर। मास कभी निगेटिव होता है क्या? स्पीड का स्क्वायर कभी निगेटिव होगा? तो काइनेटिक एनर्जी कभी भी निगेटिव। तो काइनेटिक एनर्जी या तो पॉजिटिव होगी या फिर जीरो होगी, यही हो सकती है, या तो पॉजिटिव होगी या फिर जीरो होगी, ये कभी भी निगेटिव। पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो सकती है, निगेटिव हो सकती है, और ये बात लिखा रखी है या नहीं लिखाई? लिखाई है ना, पोटेंशियल एनर्जी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब अपने पास टोटल एनर्जी है जो कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के फॉर्म में है, ऐसा उस क्वेश्चन ने बोला है, क्योंकि वहां पे दो ही एनर्जी पॉसिबल है, बाकी उसने कोई एनर्जी की बात ही नहीं करी। अब यहां पर काइनेटिक एनर्जी अगर निकालूंगा तो क्या लिखूंगा? ई माइनस यू। सही बात है, हमारे केस में उसने यू को किससे डिनोट किया है? वी से। अब अगर मैं चाहता हूं कि काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव हो, यदि मैं ऐसा चाहता हूं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी से हर बार ज्यादा ही होनी चाहिए। अगर पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी से कम है तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी निगेटिव आ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। लॉजिक क्लियर हो गया पूरा? हाँ भाई, वेयर इज खुराना साहब? ओके, सो रहे होंगे रजाई में घुसे हुए। तो इस चित्र को गौर से देखो, इस चित्र को गौर से देखोगे तो मुझे जीरो से लेके ए तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहां तक इसके पास कोई भी एनर्जी नहीं है। लेकिन ए से आगे जाते ही इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है और काइनेटिक उसकी टोटल एनर्जी कम है। तो क्या ऐसी एनर्जी पॉसिबल है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो और काइनेटिक एनर्जी कम और टोटल एनर्जी कम हो? तो इसका मतलब जो रीजन हमें चाहिए जहां पर ये पार्टिकल पॉसिबल ही नहीं है, वो रीजन है एक्स ग्रेटर देन ए। तो पहले का आंसर हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन ए। भैया एनसीईआरटी लेके आया करो यार तुम लोग, जब डिस्कशन हुआ करे तो उसी में लिख लिया करो। फिर दूसरे को देखते हैं। दूसरे में क्या, जहां जहां ये नीले रंग से लाइन बनी हुई है, कहीं भी ऐसा है क्या कि पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई हो टोटल एनर्जी से? नहीं। इसका मतलब ये तो पूरे रीजन में ऐसा हो रहा है। पूरे रीजन में अगर तुम देखोगे तो हमेशा ये एनर्जी कम है। देख गौर से, इस वाली लाइन पे कोई ग्राफ है क्या? हमेशा पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, टोटल एनर्जी कम है। तो ये तो पूरे रीजन में ही पार्टिकल मिलने वाला नहीं है। तो ऐसा बोल दो कि ऑल रीजन, हाँ होल रीजन बोल दो या ऑल रीजन, जो भी बोलना है बोल दो। ठीक है, या लिखने वाले ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू r। मैथ्स की लैंग्वेज में थोड़ा अगर समझोगे तो ठीक है, कोई बात नहीं। सारे रियल नंबर, चलो कोई बात नहीं, समझ गए ना? फिर आ जाते हैं इसमें। इसमें अगर देखें तो ए से लेके बी तक तो पॉसिबल है, क्योंकि ए से लेके बी तक देख, ये वाली एनर्जी टोटल एनर्जी ज्यादा है और पोटेंशियल एनर्जी कम है। लेकिन ए से पहले ऐसा पॉसिबल नहीं है और बी के बाद ऐसा पॉसिबल
तो इस तीसरे का आंसर हो जाएगा x लेस देन a और एंड x ग्रेटर देन b, x लेस देन a एंड x ग्रेटर देन b, x लेस देन a एंड x ग्रेटर देन b। सबके रीजन समझ में आ रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमेशा हमें काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव चाहिए और उसके लिए टोटल एनर्जी ज्यादा होनी ही चाहिए। फिर आ जाते हैं अपन इस लास्ट वाले में। इसमें अगर आप देखेंगे तो -a/2 से +a/2 तक तो कहानी सही है, क्योंकि -a/2 से +a/2 में देखो पोटेंशियल एनर्जी नीचे है और टोटल एनर्जी ज्यादा है। सिमिलरली इस वाली लाइन -b/2 से पहले देखो, -b/2 से पहले जो भी ये पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि y एक्सिस पर तो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी यहां पर इस लेवल से नीचे है, मतलब कम है। तो -b/2 से -∞ के बीच में पार्टिकल मिलेगा, -a/2 से +a/2 के बीच में भी पार्टिकल मिलेगा, क्योंकि यहां पर भी टोटल एनर्जी ज्यादा है। b/2 से इन्फिनिटी के बीच में भी पार्टिकल मिलेगा, क्योंकि यहां पर भी एनर्जी ज्यादा है। कहां पर नहीं मिलेगा? -b/2 से -a/2 एंड a/2 से, क्योंकि इस रीजन में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है और टोटल एनर्जी कम है। लॉजिक क्लियर है सारे? अरे हाँ या ना? अनुषा, कितना समझ में आया ये लास्ट पॉइंट? आ गया? पीछे मोहल्ले में अरहम, एहान, तो इसका आंसर होगा x, ऐसा लिख लो, यहीं पे लिख देते हैं। अरे क्या हो गया भाई? x -b/2 से -a/2 और दूसरा रीजन है a/2 से b/2। समझ गए पूरी कहानी? अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन इस पूरे क्वेश्चन को किस आधार पर सॉल्व किया है वो तो आपने लिखा ही नहीं। कैसे सॉल्व किया है वो? इस बेसिस पर सॉल्व किया है, ये लास्ट लाइन। वर्क एनर्जी पावर की एक्सरसाइज पूरी कैलकुलेटिव है, अच्छी खासी कैलकुलेशंस है, और थोड़े क्वेश्चंस इसमें अतरंगी हैं, मतलब कुछ भी क्वेश्चंस हैं। ये हर क्वेश्चन तुम्हें अजीब सा लग रहा होगा, और अभी एक्सरसाइज में जो भी सॉल्व करोगे वो भी तुम्हें अजीब सा ही लगेंगे। चैप्टर इजी है, कैलकुलेशन टफ है एनसीईआरटी में, इन जनरल ऐसा नहीं है। मतलब वो तुमसे श्रीधराचार्य वाले फॉर्मूले से क्वाड्रेटिक भी सॉल्व करवा रहा है, पहले क्वाड्रेटिक बनवा के, ऐसे क्वेश्चन इलस्ट्रेशन में दिए हुए। चलिए भाई, आइए वापस। हमने कितने क्वेश्चन निपटा लिए? 3। कहाँ तक दिए थे आपको? नाइस, नाइस पिक डियर। देखो, ये क्वेश्चन ऐसा कह रहा है? 4 नहीं दिया था? मैं तो बहुत अच्छा हो गया हूँ, 4 नहीं दिया तुम्हें, 5.5 दिया था। और बातें करेंगे, दिया है तो बात जरूर करेंगे। ये कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग, इसे उत्तर चाहिए, तो पहले प्रश्न पढ़ना पड़ेगा। तो कह रहा है कि केसिंग ऑफ अ रॉकेट इन अ फ्लाइट बर्न्स अप ड्यू टू फ्रिक्शन। रॉकेट का जो बाहर का जो खोखा है, खोखा समझते हो? आउटर केसिंग, बाहर का कवर। तो द केसिंग ऑफ अ रॉकेट इन फ्लाइट बर्न्स अप ड्यू टू फ्रिक्शन, वो फ्रिक्शन की वजह से जल जाता है। जैसे आप लोगों को याद है, आप लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे तब, अब कैसे याद होगा जब पैदा ही नहीं हुए थे, तो छोड़ो। कल्पना चावला का नाम सुना है? पैदा हो गए थे तुम? तो फिर तुम्हें कैसे पता? अच्छा, हिस्ट्री, हाँ, साइंस, साइंस। तो कल्पना चावला का जब जो शटल है
स्पेस शटल जब वापस लौट के आया तो पूरा शटल जल गया था, है ना, कोलंबिया स्पेस सेंटर से। वो क्यों जला था पता है उसका कारण? उसका कारण ये है कि जो भी स्पेस शटल होती है उसकी जो आउटर कवरिंग है वो छोटी छोटी टाइल से मिलके बनती है। टाइल टाइल, वो घर पे लगने वाली टाइल नहीं, वो स्पेशल मटेरियल होता है जो हाई टेम्परेचर बियर कर सकता है। तो उसमें से उस पूरे पूरे शटल की सिर्फ एक टाइल थोड़ी सी खराब हो गई थी। तो जब वो जैसे एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आई, हाई फ्रिक्शन की वजह से वो एक टाइल जल गई, एक टाइल जल गई, एक टाइल हट गई, तो हाईली वनरेबल हो गया। उसके बाद फिर तो एक टाइल के बाद फिर तो सारा काम खत्म ही है। तो जो फ्रिक्शन है वो बड़ी खतरनाक चीज़ है। उसी का ही प्रश्न है, वो कह रहा है कि द केसिंग ऑफ अ रॉकेट इन फ्लाइट बर्न्स अप ड्यू टू फ्रिक्शन। उसके जो आउटर कवरिंग है वो जल गई। एट हुज एक्सपेंस इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग ऑब्टेन्ड। देखो, हीट एनर्जी जो है, एनर्जी तो कंजर्व ही है, वो जली तो एनर्जी प्रोड्यूस हुई, एनर्जी प्रोड्यूस हुई तो एनर्जी कंजर्व है, तो एनर्जी आई कहाँ से? जलने से कुछ एनर्जी बाहर निकली ना, वो एनर्जी कहीं से तो आई होगी। वो कहाँ से आई है? वो पूछ रहा है द रॉकेट और द एटमोसफेयर। वो एनर्जी रॉकेट से आई है या एटमोसफेयर से आई है, ये जानने की इच्छा है। ये इतना प्यारा क्वेश्चन है समझने के लिए, तो मतलब फिजिक्स सिखा देता है। इसको समझते हैं। देखो यार, तुम्हारे पास टोटल एनर्जी उसके पास थी क्या? इस पे पहले डिस्कशन करते हैं। टोटल एनर्जी उसके पास एक तो पोटेंशियल एनर्जी थी, हाँ है ना, और दूसरी उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी। यही तो दो एनर्जी थी उसके पास। जमीन से कुछ ऊंचाई पे था तो पोटेंशियल एनर्जी होगी पोजीशन की वजह से, और उसके मोशन की वजह से क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। अब जैसे ही उस पर एयर फ्रिक्शन लगा, तो एयर फ्रिक्शन लगने से सबसे पहले क्या कम हुआ होगा? काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी तो कंजर्व ही रहनी है। मतलब अगर अपन ऐसा समझे, तो पोटेंशियल एनर्जी मान लो हाइट में थोड़ा बहुत डिफरेंस आया, वो डिफरेंस को मैं नेग्लिजिबल मान ले रहा हूँ, तो पोटेंशियल एनर्जी में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया, तो पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही रही। बट काइनेटिक एनर्जी तो बहुत कम हो गई ना। अब काइनेटिक एनर्जी कम हुई, टोटल एनर्जी तुम्हें वहीं रखनी है, तो इसके लिए यहाँ पर जो एनर्जी कम हुई, वो यहाँ पर कुछ एनर्जी का कुछ ना कुछ हिस्सा तो आया होगा ना, क्योंकि यहाँ से तो कुछ कम हुआ है, तो यहाँ पे कुछ बढ़ना भी तो चाहिए कंपोनेंट, तभी तो टोटल सेम होगा। अगर ये कम हुआ है, ये बढ़ नहीं सकता, तो यहाँ पे एक नया कंपोनेंट आना चाहिए। वो नया कंपोनेंट हीट ही है। तो जो एनर्जी आई वो कहाँ से आई है? रॉकेट की एनर्जी से आई है या फिर एटमॉस्फेयर से आई है? रीजन समझ गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रॉकेट। आप लोगों ने इतना सोचा क्या? नहीं? अच्छा, आंसर क्या है? आंसर लिख दिया था, पीछे क्या आंसर दिया है? रॉकेट दिया है? कुछ लिखा भी है क्या? कोई प्यार मोहब्बत की बातें नहीं लिखी? रॉकेट है। चलो भाई, तो इतना मुस्कुरा क्यों रह रहे गधे? ढेचू ढेचू करने का मौका नहीं मिला क्या आज? होमवर्क करके तो आया नहीं, एक क्वेश्चन करके आया है। चलो आगे देखते हैं। ये जबरदस्ती आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, तुम्हें देखो क्वेश्चन देखने में मजा आ रहा है ना, अलग ही क्वेश्चन है इस चैप्टर में। Comets are moving. Comets move around the sun in highly elliptical orbits. The gravitational force on the comet due to the sun is not normal to the comet's velocity. ठीक है, कोई बात नहीं. Yet the work done by the gravitational force over every complete orbit is zero. Why? भाई साहब, ये सूरज देवता है, ये एक धूमकेतु है। कॉमेट मतलब धूमकेतु। ये ऐसे गोल गोल घूमा और वापस से इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम के यहीं आ गया। तो जब यहीं लौट के आ गया, बोल रहा है कि यहाँ पे ना जो वेलोसिटी है और जो फोर्स है वो नॉर्मल नहीं है, इनके बीच का एंगल कुछ एक्यूट या ऑब्ट्यूज जो भी है वो कंडीशन के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो हमसे जानने की इच्छा ये रख रहा है कि बताओ अगर ऐसा है तो फिर भी वर्क जीरो क्यों है एक राउंड का? सिंपल सी रीज़न है, ऐसा इसलिए है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है? ज़ीरो। और जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका नेचर कंजर्वेटिव है।
और कंजर्वेटिव फोर्स का राउंड ट्रिप का वर्क डन कितना होता है, 0। तो दोनों बातें लिखनी पड़ेंगी कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। बिटिया ने तो बहुत कुछ लिखा है, ये लिखा है क्या, वाह बहुत बढ़िया, नाइस। ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, दैट्स व्हाई वर्क डन इन राउंड ट्रिप विल बी अंडा। वर्क डन कंजर्व नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, फोर्स का नेचर होता है कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, वर्क कंजर्व थोड़ी होता है। अच्छा वर्क कंजर्व हो कैसे सकता है, सोच, कंजर्व का मतलब होता है हर मोमेंट पे चीज कांस्टेंट है। मैं यहां से यहां चल के यहां आ गया, एक घटना घट के खत्म हो गई, वर्क आ गया, हाँ है ना। वहां से चल के आ रहा हूँ, डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, फोर्स और फोर्स उतना ही है, तो वर्क बढ़ रहा है ना, कंजर्व तो है नहीं कुछ भी। और ये घटना खत्म हो गई, मेरे पास वर्क आ गया। चमक गई पूरी कहानी। भाई रेड कलर की टी शर्ट बड़ी प्यारी लगती है इस पे। अब दो चार रेड कलर की टी शर्ट ली जाए। An artificial satellite orbiting the earth in very thin atmosphere, हाँ भाई, loses its energy gradually due to dissipation against atmosphere resistance, however small, ठीक है। Why then does its speed increases progressively as it comes closer and closer to the earth? Again, सुन मेरी बात, फॉर्मूला यही है। टोटल एनर्जी जो है या मैकेनिकल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक है। तुम अर्थ की सरफेस के पास आ रहे हो तो यू कम हो रहा है, यू कम हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी तन्मय बेटा, बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो तुम्हारे पास स्पीड भी, इस बात को लिख लिया जाए। जीवन का आनंद, ये क्वेश्चन डिस्कस करना ही है। चलो भाई, अगला वाला कह रहा है, एक चित्र दे रखा है ऊपर, द मैन वॉक्स 2 मीटर कैरिंग अ मास ऑफ 15 kg ऑन हिज हैंड। एक बंदा ऐसे 15 किलो के मास को लेके 2 मीटर चल रहा है, टिक 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 टिक। ही वॉक्स द सेम डिस्टेंस पुलिंग द रोप बिहाइंड हिम, द रोप गोज ओवर अ पुली and a mass of 15 kg hangs at its other end, in which case work done is greater। ये दोनों केस हैं। ये घटिया क्वेश्चन है। देख, यहाँ पे अगर तू देखेगा तो नॉर्मल किधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट किधर है, एंगल कितना है, तो वर्क कितना है। समझ में आ गई बात। अब दूसरा देख, इसने इसको इधर खींचा तो इसने इस पर टेंशन लगाई कि नहीं लगाई। अब ये टेंशन यहाँ पर, यही टेंशन यहाँ पे ऐसे आ रही है। अब ये अगर 2 मीटर आगे गया है तो यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, ऊपर। तो टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है, तो वर्क कैसा होगा, जीरो और पॉजिटिव में कौन बड़ा है, तो कौन से केस में ज्यादा है, खत्म। ये लिखा था, गुड। बाल तूने चेंज कराए थे, फिर क्या हो गया इन्हें, वापस से कैसे अजीब से कैसे हो गए, ऐसे थे ना। अच्छा भाई, मेरे बच्चे हैं, मैं कुछ भी करूँ। हाँ हाँ, नाम से अभी तक नहीं रखा गया है। हाँ 6 डे पे रखते तो राशि का नाम तो हो गया ना, लेकिन वो घर पे बुलाने वाला नाम अभी तक वो नहीं हुआ है। राशि वाला नामकरण हम कर चुके हैं, राशि वाला नाम बताते नहीं ना, ज्यादा लोगों को बताना नहीं चाहिए। ये बात भी सही है।
प्रॉपर्टी के लिए तो नहीं आ जाओगे ना लेने। पर आपने बोला था आप तो हम तो आपके बच्चे, लाओ प्रॉपर्टी इधर। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ इन वेरी थिन, ये तो हो गया ना, ये दोनों कर लिए अपन ने। फिर क्या था? चलो भाई 6 नंबर है। व्हेन अ कंजर्वेटिव फोर्स डज पॉजिटिव वर्क ऑन अ बॉडी, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस डिक्रीजेस रिमेन अनअल्टर्ड। बताओ भैया क्यों? वर्क पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, कैसे सोचा? आंसर याद किया है सोचा? मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। गेम तो यही है। ऐसा क्यों? आंसर तुमने इतनी जल्दी बोल दिया, मैं तो बड़ा खुश हो गया। रीजन बताओ, जल्दी बोलो। देखो पापियों को, पीछे से आंसर टीप लिया ऐसा लग रहा है। अरे आसान है ना यार, तुमको क्या बताया था, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव क्या होता है, माइनस ऑफ डेल्टा यू। मतलब ये हो गया तुम्हारे पास यू इनिशियल माइनस यू, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या बन जाएगा, इनिशियल माइनस फाइनल। अब तुम कह रहे हो वर्क पॉजिटिव है, वर्क पॉजिटिव इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी कैसी हो गई, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो इनिशियल ज्यादा होगा कि फाइनल ज्यादा होगा? अगर फाइनल कम है तो इसका मतलब वो डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा ना, तो इसीलिए इसका आंसर है डिक्रीजेस। अब लॉजिक समझ में आया? ये तो यार मतलब सही सोच के एक्सप्लेनेशन गलत। लिख लिया? मतलब पूरी बात लिखना है यार। अच्छा वाइट पे वाइट नहीं चलेगा ना यार, मैं भी कैसी हरकतें कर रहा हूँ। अच्छा इससे गायब हो जाएगा, ठीक है। इतना चमक गया। फिर कह रहा है कि वर्क डन बाय अ बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन ऑलवेज रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। हाँ भाई, किसका लॉस करेगा, काइनेटिक का कि पोटेंशियल का? काइनेटिक का, क्योंकि पोटेंशियल तो किसकी वजह से है, पोजीशन की वजह से, तो इसका आंसर हो जाएगा काइनेटिक। ये तो सबने सही कर दिया होगा, इसका तो लॉजिक भी क्लियर है तुम्हें। कौन सा बटन दबाना है? हाँ, काइनेटिक। फिर कह रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मोमेंटम ऑफ अ, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मोमेंटम मतलब क्या हो गया, नेट फोर्स। हाँ या ना, dp by dt। मैनी पार्टिकल सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स और सम ऑफ इंटरनल फोर्स ऑफ द सिस्टम। बोलो भैया। ये तो हमें पता है, एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर होता है? गंदी बात कर रहा है यार ये आज। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स। इसे सब चाहिए। An inelastic collision of two bodies, the quantities which do not change after the collision are the total kinetic energy, total linear momentum, total energy of the, देखो इसका आंसर टोटल लीनियर मोमेंटम है। ये जब मैं पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। हाँ हाँ वही, ये जब मैं पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा, इस अभी इसका आंसर तुम्हें पता होना चाहिए। याद कर लो क्या हो जाएगा, टोटल लीनियर मोमेंटम। ठीक है ब्रो, आगे बढ़ते हैं। और कुछ? हाँ 7, चलो भाई 7 देखा जाए। 7 ट्रू फॉल्स है ऐसा बच्चे कह रहे हैं। अच्छा बच्चे दिख ही रहा है, बच्चे नहीं कह रहे, बच्चे बड़े दुष्ट हैं। In an elastic collision of two bodies, momentum and energy of the body is conserved। हाँ सही बात है,
इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम और बॉडी दोनों कंजर्व रहती हैं मोमेंटम और बॉडी नहीं, मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व रहती है। ये जब वक्त आएगा तो मैं पढ़ा दूंगा, अभी वक्त आएगा कोलिजन का तो मैं पढ़ाऊंगा ये। तो ये तुमसे हुआ नहीं होगा या तुमने छोड़ दिया होगा। व्हाटएवर द रीजन, व्हाटएवर। हाँ, फॉल्स क्या है, पीछे आंसर क्या है? पीछे आंसर सही है कि गलत है पीछे? क्योंकि एनसीईआरटी में भी गलतियां हैं। फॉल्स दिया है। ये इलास्टिक कोलिजन से इसका तात्पर्य क्या है? अच्छा, ये इसलिए गलत है, ओके ओके ओके। इसने ईच बॉडी बोल दिया। बॉडीज, बॉडीज का कंजर्व रहेगा मतलब टोटल, होल, इसलिए गलत है। मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा, मेरी गलती है, ठीक है। हालांकि जब मैं पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा आखिर कैसे कंजर्व हो रहा है, पूरा कॉलिजन पढ़ा नहीं है मुझे। अगला, टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ इज, टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड नो मैटर व्हाट इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द बॉडी आर प्रेजेंट। तो ये तो सही बात है कि टोटल एनर्जी तो हमेशा ही पूरे सिस्टम की कंजर्व रहती है। उसके अंदर फिर हर तरीके की एनर्जी आ गई, सब आ गई। फिर आप ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ मैकेनिकल की बात हो रही है, सारी एनर्जी की बात हो रही है, सारी एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी। तो ये तो सही बात है। टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व नो मैटर व्हाट। तो टोटल एनर्जी पूछ रहा है ना वो तो। टोटल एनर्जी में क्या ये सिर्फ पोटेंशियल और काइनेटिक दो ही मान रहा है क्या? अगर ऐसा मान रहा है तो फिर कोई सेंस ही नहीं है टोटल एनर्जी लिखने का। तुम समझे बात को? सिस्टम की टोटल एनर्जी का मतलब क्या है? उसके पास जितनी भी एनर्जी आ गई सब। अगर उसने टोटल एनर्जी को सिर्फ पोटेंशियल और काइनेटिक ही माना है तो फिर इस टोटल एनर्जी लिखने का मतलब ही नहीं, फिर तो उसको लिखना चाहिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी। आइडियली सही स्टेटमेंट तो ये होगा कि मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। उस केस में आंसर गलत हो जाएगा। बाकी टोटल एनर्जी लिखते ही इसका मतलब तो उसमें सारी एनर्जी आनी चाहिए, हाँ है ना। और फिर सारी एनर्जी आ गई तो उसमें सारे लॉस भी कवर हो गए, ठीक है ना। जैसे हीट में एनर्जी लॉस हो गई तो अपन उसे हीट एनर्जी बोलते हैं ना, उसे लॉस थोड़ी बोल रहे हैं उस टाइम पे। तो इसने अगर इतना भोलेपन वाली हरकत करी है तो फिर इसके लिए मैं इसको कुछ नहीं कह सकता। अगर ये क्वेश्चन जेई में आएगा तो यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिखा होगा, या नीट में आएगा तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी ही लिखा होगा, ओके। या फिर यहाँ पर तुम चाहो तो टोटल एनर्जी का मतलब लिख दो, यहाँ पर इसने यही माना है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, ओके। जबरदस्ती का तो स्टेटमेंट ये फॉल्स हो जाएगा फिर उस केस में, है ना। वर्क डन इन द मोशन, क्योंकि देखो इसमें क्या हो रहा है, फिर उस केस में इसने लॉस नहीं माना। अब जैसे इसने बोल दिया ना नो मैटर व्हाट इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी, तो अगर मान लो नॉन कंजर्वेटिव नेचर के फोर्स हुए तो एनर्जी को लॉस करा देंगे। एनर्जी लॉस करा देंगे तो टोटल एनर्जी कंजर्व थोड़ी रहेगी, है ना। या फिर ये टोटल एनर्जी में लॉस मतलब हीट डिसिपेशन को लॉस ही मान ले रहा है परमानेंटली। हीट डिसिपेशन को क्या मान ले रहा है? लॉस, वो कभी रिकवर हो ही नहीं सकती। इसीलिए इसने इसको ऐसा माना है कि टोटल एनर्जी में अगर मान ले नॉन कंजर्वेटिव नेचर के फोर्स लगेंगे तो उस केस में एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। लेकिन टोटल एनर्जी तो कंजर्व ही होती है, ये तो अपन ने पढ़ ही रखा है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ये तो स्टेटमेंट अपन ने पढ़ ही रखे हैं, बोला बच्चा है। अगला, वर्क डन इन द मोशन ऑफ अ बॉडी ओवर अ क्लोज लूप इज जीरो फॉर एवरी फोर्स। नहीं, ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। सिर्फ किसके लिए होता है? कंजर्वेटिव नेचर के। फिर कह रहा है इन एन इलास्टिक कोलिजन द फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अगेन ये जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। वैसे ये इसका आंसर क्या है? क्योंकि जब दो बॉडी चिपक जाएंगी तो उनका जो मास है वो ज़्यादा हो जाएगा, और मोमेंटम इक्वेशन के हिसाब से जब आप उसका p²/2m, मैं क्या बोल रहा हूँ, मत परेशान हो तुम, वरना थोड़ी देर में कहोगे क्या बातें कर रहे हो सर।
जब अभी पढ़ाएंगे तो बता ही देंगे कॉलिजन में। 8 नंबर था क्या? नहीं था? चलो भाई, था। ये तो कॉलिजन था ना, ये कैसे दे दिया होगा? और इसके अलावा कुछ और? चलो भाई, तो क्वेश्चंस अच्छे थे, मजा आ गया इनको करने में, जीवन के आनंद आ गए। अपन वापस मुद्दे पे चलते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अब बताओ। हाँ जी, स्प्रिंग पढ़ रहे थे। पोटेंशियल स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या याद किया था? हाफ की एक्स स्क्वायर वर्क डन बाई स्प्रिंग, वर्क डन बाई स्प्रिंग माइनस हाफ की एक्स स्क्वायर। ये तो बोला था ना, इसे रट्टा मार लेना है। ठीक है, अब देखो कुछ ग्राफ्स देख लो तुम। जैसे ग्राफ एक फोर्स होता है स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स को मैंने एफ से नाम दिया है, स्प्रिंग फोर्स एफ होता है माइनस के एक्स। अच्छा, तुम्हें अगर कल का डिस्कशन याद हो, कल मतलब लास्ट क्लास का जो भी डिस्कशन है वो डिस्कशन याद हो, तो अपन इस बॉडी को पकड़ के इधर खींच रहे थे एफ एक्सटर्नल से, तो इस पे इधर एक फोर्स लग रहा था के एक्स। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मैं चाहूँ इस एफ एक्सटर्नल को, अगर मैं लिखना चाहूँ स्प्रिंग फोर्स को, तो इसकी जो डायरेक्शन है, तुम फोर्स राइट में लगा रहे हो, ये फोर्स लेफ्ट में लग रहा है। अगर तुम इसको कंप्रेस करोगे, तो कंप्रेस करने पे तुम इस पे फोर्स इधर लगाओगे एफ, तो इस पे इधर से फोर्स कितना लगेगा, के एक्स। ये बात अपन कर चुके हैं। तो फोर्स और इस एक्स के बीच का जो रिलेशन है वो हमेशा अपोजिट है, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, एफ इज इक्वल टू माइनस का के एक्स। स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाता है, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। इसका अगर ग्राफ बनाना हो, तो दिस स्प्रिंग फोर्स वर्सेस पोजीशन का जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा, और ये इसका जो स्लोप होगा वो स्लोप इसका हो जाएगा माइनस का के। सही बात है। ऐसे ही अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, ये डिस्कशन कल का है, लिखने की जरूरत नहीं। ये पहला ग्राफ हो गया मेरे लिए एफ वर्सेस एक्स का। दूसरा ग्राफ देखो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का। तो पोटेंशियल एनर्जी अपने पास कितनी होती है बेटे, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, अपन ने किसका ग्राफ बनाया है क्या? नहीं बनाया? कल बनाया था? कल की तो पूछ रहा हूँ। इसका ग्राफ हो जाएगा u वर्सेस एक्स। ये इसका एम्पलीट्यूड माइनस है, ये इसका एम्पलीट्यूड प्लस है। ओके, हालांकि एसएचएम में अपन वापस से पढ़ेंगे। अगर यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाया जाए तो इस ब्लॉक की, अच्छा आप लोगों को आइडिया नहीं ना अभी, मैं एसएचएम में वापस से पढ़ाऊंगा ही, तो अभी क्यों पढ़ना है, तो अभी इसको इतने ही छोड़ दो। हाँ, इसमें एक ग्राफ और ऐड कर देता हूँ, ताकि आपको भविष्य में कभी याद रहे कि जो इसकी काइनेटिक एनर्जी उसका ग्राफ ये आएगा। ये जो रेड वाला है ना, और ये है इसकी टोटल एनर्जी का ग्राफ। हाँ बेटा, जो पीला वाला है ये टोटल एनर्जी है, जो लाल वाला है वो काइनेटिक एनर्जी है, एंड जो सफ़ेद वाला है वो पोटेंशियल एनर्जी है। अरे, तो पोटेंशियल एनर्जी ये हो गई, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर एंड टोटल एनर्जी इज हाफ के ए स्क्वायर, वेयर ए इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड समझते हैं? एम्पलीट्यूड समझते हैं, मीन पोजीशन से जितना भी एक्सट्रीम तक उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो एम्पलीट्यूड का मतलब होता है, ये हम पढ़ेंगे वापस से है ना, ये वैसे हम पढ़ेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, या ऐसा लिख दो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा ज्ञान था जो लाल और पीले रंग से लिखा गया है।
स्प्रिंग कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, उसकी डायरेक्शन थोड़ी होती है। स्प्रिंग कांस्टेंट की कोई डायरेक्शन नहीं है, स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन होगी। के एक्स की डायरेक्शन देखो, जो भी एक्सटर्नल लगाओगे उसके अपोजिट, या ऐसा बोल दो टुवर्ड्स मीन पोजीशन। स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन बोल दो टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ओके, ठीक है। मुझे किसी ने मैसेज किया था, तुमने किया था? कोई वीडियो के लिए मैसेज किया था, तुमने किया था? क्या चाहिए तुमको? तो अभी अपलोड नहीं हुई? वो तो गई है, नहीं मिली? देखना चैनल पे एक बार। अपलोड तो हो गई है, लाइव भले नहीं हुई हो। अभी नहीं हुई। अपलोड तो हो रखी है, लाइव नहीं हुई है। तो या तो मैं भेज दूंगा या फिर तुम्हें मिली जाएगी। हम लास्ट क्लास में कोई क्वेश्चन कर रहे थे ना? क्या क्वेश्चन था? हो गया था? कौन सा हो, कौन सा गया था वो बताओ। ये हो गया, और फ्रिक्शन वाला हो गया, और ये, अच्छा, ये लटकने वाला हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट दो तीन क्वेश्चन निपटाते हैं। क्या हमने ये क्वेश्चन कर लिया? एक स्प्रिंग है, एक ब्लॉक है जिसका मास m है, v स्पीड से आया, और कितना मैक्सिमम कंप्रेशन होगा? ये वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुका है ऐसा बच्चे बोल रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन बाकी है, जिसमें हमने ऐसा बोला था कि ये k है, यहाँ से m मास की ब्लॉक को h हाइट से अपन ने ड्रॉप किया है, और फ्रिक्शन तो इसमें मैं नहीं मान रहा हूँ, इजी कर रहे हैं अभी। इसको ड्रॉप किया है तो u ज़ीरो है। क्वेश्चन वही है, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन ए स्प्रिंग। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही? हाँ। अगर मैक्सिमम कंप्रेशन अगर इस क्वेश्चन में निकालना है तो बेसिक चीज़ है कि हम इसको, फ्रिक्शन नहीं है तो दो मेथड से कर सकते हैं। कौन सा मेथड पसंद करेंगे आप? वर्क एनर्जी थ्योरम या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन? दोनों से करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस बराबर चेंज इन, अच्छा ऑल फोर्सेस लिख देना चाहिए मुझे पूरा, वरना तुम कहोगे ऑल क्या है। तो वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस में हमें सबसे पहले फोर्स पता होने चाहिए। तो देखो इस पर एक तो नॉर्मल लग रहा है, एक क्या लग रहा है, एम जी लग रहा है, और एक स्प्रिंग फोर्स है। तो वर्क डन बाई नॉर्मल प्लस वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन। जब मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया होगा तो ये ब्लॉक यहाँ पर आ गया होगा, और इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई होगी? क्योंकि अगर इसके पास वेलोसिटी होती तो ये और अंदर जाता,
मतलब इसमें मैक्सिमम कंप्रेशन उस वक्त नहीं होता अगर वेलोसिटी होती तो वेलोसिटी फाइनल जीरो हो गई। नॉर्मल का वर्क डन जीरो है, रीजन बताओ। एंगल हमेशा कितना है? स्प्रिंग का वर्क डन बताओ। माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ग्रेविटी का वर्क डन बताओ। एम जी की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है? एच। यहां से इनिशियल से लेके फाइनल तक एम जी की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है? एच। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? एम जी एच। एंगल जीरो ही है। इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल एनर्जी इनिशियल ये कितनी है? जीरो। वैसे तुमको लिखना पड़ेगा कि आखिर हम जीरो क्यों मान रहे हैं। ऐसा लिखना पड़ेगा कि फॉर मैक्सिमम कंप्रेशन, पेपर में लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव में तो कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। फाइनल स्पीड ऑफ ब्लॉक शुड बी जीरो। चलिए, तो यहां से हम x निकाल लेंगे, तो हो जाएगा के एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू एम जी एच। तो x की वैल्यू हो जाएगी टू एम जी एच बाई के और इसका अंडर रूट। ठीक है। इसी को अब अगर अब देखा जाए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से, मेथड नंबर टू, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, वो क्या कहेगा? u इनिशियल प्लस k इनिशियल इज इक्वल टू u फाइनल प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है ब्लॉक की? कैसे गधे हैं? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है ब्लॉक की? जमीन से कितनी ऊंचाई पर है? h। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? mgh। सोचो ना, थोड़ा विचार करो, बुद्धि पे जोर डालो, फटेगी नहीं, बुद्धि बराबर झेल लेगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? जीरो। क्योंकि अपने रेफरेंस किसको माना है? अर्थ पे। फाइनली ब्लॉक कहाँ पे आ गया? अर्थ पे। और काइनेटिक एनर्जी कितनी है? जीरो। अब समस्या यहाँ पर क्या फंस रही है कि पोटेंशियल एनर्जी लिखते वक्त आपने पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ किसकी लिखी? ग्रेविटी की। क्या स्प्रिंग ब्लॉक के पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी स्प्रिंग की? हाँ है ना? तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है जो फाइनल है, ये ग्रेविटी की वजह से है और किसकी वजह से है? स्प्रिंग की वजह से। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आपको दोनों लिखनी पड़ेंगी, दैट इज जीरो प्लस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर। और फिर लिखना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी कितनी है? जीरो। लॉजिक क्लियर है हर एक चीज का? तो इसीलिए मैं इसको लगाने से हमेशा बचता हूं। इसका रीजन समझ में आ रहा है क्यों बचता हूं? नहीं, वो तुम्हें समझाने के लिए बताना पड़ रहा है। बाकी मैं जब खुद सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन तो मैं इसको अवॉइड ही करता हूँ, क्योंकि इसको लगाने से ना कभी कभी ऐसे फोर्सेस फंस जाते हैं जिनकी पोटेंशियल एनर्जी आप या तो लिख नहीं पा रहे या फिर आप लिखना भूल जा रहे हैं। सॉल्व कर लेंगे, अगेन आंसर तो सेम ही आना है, टू एम जी एच बाई के का अंडर रूट। ठीक है जी। इनिशियली स्प्रिंग में कोई कंप्रेशन था क्या? तो स्प्रिंग की वजह से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी रही होगी? जीरो। तो वो तो जीरो है ही। क्वेश्चन करोगे एक? बढ़िया। ठीक है, चलो देखते हैं। छाप लिया। एक सेकेंड। क्या कर रही थी बहन? तुम्हारी सहेलियों के पेपर खत्म नहीं हुए क्या अभी? गोला को और काशनी? अच्छा हाँ, उसकी तो सर्च थी। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे दो फोर्सेस की वजह से है। एक तो है स्प्रिंग की वजह से, दूसरी ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी वाली पोटेंशियल एनर्जी जीरो है,
और स्प्रिंग वाली पोटेंशियल एनर्जी हाफ की एक्स स्क्वायर है। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में दो कंपोनेंट आएंगे। इनिशियल में ग्रेविटी वाली mgh है और स्प्रिंग वाली 0 है। शुरू करें? हम तो सर अभी लिखना शुरू कर रहे हैं। अब तो शुरू करें? चलो देखो भाई, क्वेश्चन ये है कि एक ऐसा स्टैंड है मासलेस, एक ऐसे स्प्रिंग से जुड़ा है और ये जमीन पे हिंज है, जमीन पे रखा हुआ है। एक m मास की बॉल ऊपर से ड्रॉप करी गई, इससे h हाइट ऊपर से। तो जब यहां से ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा? ये स्टैंड नीचे कंप्रेस होगा। तो पूछ रहा है फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। ठीक है, यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है। स्प्रिंग की बजाय इसको वर्टिकल की बजाय हॉरिजॉन्टल में कर देंगे, लेकिन वहां पर एक एक्स्ट्रा फोर्स फ्रिक्शन डाल देंगे। एक सीख लो, दो बाकी अपने आप हो जाएगा। लिख लिया क्वेश्चन? करना चाहोगे क्या? जरा हाथ पर मारो, जरा 2 मिनट देखो कैसा लग रहा है। आ? नहीं नहीं नहीं, ड्रॉप किया गया, ड्रॉप ड्रॉप। इनिशियली अंडा। शुरू करें? इतनी देर में समझ में आ गया होगा। सोचो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मतलब ऐसा हलवा क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल। थोड़ा विचार करोगे तो मजा आ जाएगा क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन के बाद अब तो और कुछ कराने की इच्छा है नहीं मेरी। फिर अपन पावर ही पढ़ेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में पावर पढ़ेंगे। पावर और वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो थोड़ा सा है, पावर और वर्टिकल सर्कुलर मोशन में अगली क्लास में खत्म कर देंगे। और उससे अगली क्लास में अपन कॉलिजन के साथ इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। मतलब मैं उम्मीद कर रहा हूँ थर्सडे तक अपन इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो भाई सोचना शुरू करते हैं।
तो देखो क्या होगा कि जैसे इस पे ये बॉल आके गिरेगी, ये स्प्रिंग कंप्रेस होगी, होगी कंप्रेस, तो फाइनली ये बॉल यहाँ पे आके ऐसे गिर जाएगी। सही बात है। तो मैंने ऐसा मान लिया कि जो स्प्रिंग है ये नीचे एक्स कंप्रेस हो गई, ये एक्स ही मुझे पता करना है। मुझे एक बात समझ में आ गई कि भाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से तो ये मेरे क्वेश्चन औकात के बाहर ही है, तो उसको मुझे किससे करना चाहिए, क्योंकि देखो हो तो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से, लेकिन अगेन सोचने में थोड़ी समस्याएं आएंगी। क्या क्या समस्याएं आएंगी उनके बारे में डिस्कशन में बिल्कुल नहीं करना चाहता। तो फोर्सेस के बारे में सोचते हैं। तो सबसे पहले एक तो ग्रेविटी लग रही है, और क्या लग रहा है, स्प्रिंग लग रही है, और क्या लग रहा है, चलो यही पहले सोचो कि इस पे और कौन सा फोर्स लग रहा है, किस पे लग रहा है नॉर्मल। तुम इक्वेशन वर्क एनर्जी थ्योरम किस पे लगा रहे हो, मास पे लगा रहे हो, स्प्रिंग पे लगा रहे हो, या स्प्रिंग प्लस मास पे लगा रहे हो, सोच के बोलना किस पे। तो सबसे पहले ये सोचो कि हम लगा किस पे रहे हैं, स्प्रिंग प्लस मास एम, इस पे लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे ही तुमने स्प्रिंग प्लस मास एम दोनों सिस्टम ले लिए, तो नॉर्मल आएगा ही नहीं, क्योंकि देख इसका एफबीडी बना इस छोटी सी बॉल का, तो इसने इस ब्लॉक को किधर दबाया होगा, नीचे, तो इसने इसको किधर धक्का दिया होगा, तो नेट नॉर्मल कितना हो गया, समझ गए, इंटरनल फोर्स हो गया ना तो सिस्टम का, और नेट इंटरनल कितना हो गया, जीरो, क्योंकि ऊपर एन नीचे एन, तो नेट कितना हो गया। तुम सिर्फ इस बॉल को सिस्टम थोड़ी मान रहे हो, तुम किसको मान रहे हो, बॉल प्लस स्प्रिंग, इन दोनों को मिला के तुमने सिस्टम बोला है, तो फोर्स भी तुम दोनों पे ही लिखोगे, और दोनों पे लिखोगे तो इस पे ऊपर एन इस पे नीचे एन, तो नेट कितना हो जाएगा, जीरो। सोच पाए इतना, ठीक। तो तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करते हुए मैं नॉर्मल नहीं लिख रहा हूँ। चलिए, ये तब तक आता रहेगा जब तक इसकी वेलोसिटी कितनी ना हो जाए, जीरो। ग्रेविटी का वर्क बताओ, यही सब गड़बड़ करते हैं। ग्रेविटी का वर्क है एम जी एच प्लस एक्स, क्योंकि तुम लगा किस किस बीच में रहे हो, ये तुम्हारी इनिशियल है और ये तुम्हारी फाइनल है। एस तो सिर्फ यहां से लेके यहां तक है, टोटल हाइट कितनी है, एच प्लस एक्स। यही एक बात लिखने से ना तुम्हारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और क्वेश्चन की टफनेस, अगर तुमने ये नहीं लगा तो क्वेश्चन की टफनेस है ही नहीं, और ये लिखने से क्वेश्चन की टफनेस 5x हो गई। स्प्रिंग का वर्क डन तुम्हें याद ही है कितना होता है, -12 kx²। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जीरो। अब देख यहाँ पे x में क्वाड्रेटिक बन रही है, और अगर तू ये x नहीं लिखेगा यहाँ पे तो x में क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी, तो टफनेस चेंज हो गई ना क्वेश्चन की। तो ये बन जाएगा तेरे पास, इस सब को मैं राइट में लेके जा रहा हूँ, तो हो जाएगा kx²/2 माइनस एम जी एक्स माइनस एम जी एच इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन गई। यहाँ पे अब x के रूट्स आएंगे, तो x के रूट्स यहाँ पे निकाले जाएंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूले से, x के रूट्स आ जाएंगे, तो x की कैलकुलेशन के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। ये कौन सा फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक के लिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला है। रूट्स के लिए अब शुरुआत करते हैं। यहाँ पर अपने क्वेश्चन में a ये है, तो a इज b/2, a इज k/2, b इज -mg एंड c इज -mgh। चमक गई बात। अब बस वैल्यू डालनी है, जैसे ही मैं बोल रहा हूँ बस वैल्यू डालनी है, आधों के तो नींद ही उड़ गई कि बस वैल्यू डालनी है। तो यहाँ पर देखो भैया, तो माइनस माइनस प्लस का हो गया एम जी, प्लस माइनस √b² दैट इज mg का स्क्वायर,
-4ac, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस mgh इंटू k बाई 2 इंटू 4। थोड़ा सा इधर कर दें इस पूरे को। मैं इसको वापस से लिख दे रहा हूँ। ये हो जाएगा 4a की जगह k बाई 2 एंड माइनस माइनस प्लस हो गया तो mgh अपॉन 2 है, दैट इज 2 इंटू के बाई 2, तो 2 से 2 कट गया, तो x की वैल्यू आ गई mg प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा mg का होल स्क्वायर, m स्क्वायर g स्क्वायर प्लस 2 mgh इंटू के डिवाइडेड बाई के। इसको सॉल्व करने की जरूरत है नहीं क्योंकि औकात के बाहर सॉल्व करना, वैल्यू दी होगी तब तो सॉल्व करोगे, न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ दी नहीं है, सिर्फ जनरल इक्वेशन बना के अपन ने यहाँ पे इसको छोड़ दिया। श्रीधराचार्य गणितज्ञ हैं, एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, मतलब मैथमेटिक्स में भारत का बहुत बड़ा योगदान है। क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने का यही फॉर्मूला श्रीधराचार्य फॉर्मूला है। जैसे आप पाइथागोरस के नाम से जानते हैं, वो पाइथागोरस थ्योरम एक्चुअली बौधायन ऋषि ने दी थी, बौधायन, ये भी एक मैथमेटिशियन थे। जैसे पाइथागोरस को ना पाइथागोरस के नाम से नहीं जाना जाता, पाइथागोरस थ्योरम को बौधायन पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जाना जाता है ना। तो कैसे काफ़ी बात है, ट्रिग्नोमेट्री की इन्वेंशन भारत ने करी है, तो काफ़ी चीज़ें हैं, बस आप लोगों को पता नहीं है, आप लोग भोले बच्चे हैं। चलो ठीक है, कितना टाइम बचा है? चलो 5 मिनट तो सांस ले लो तुम लोग, होमवर्क दे देते हैं। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब बखैर। मैं होमवर्क दे देता हूँ।